मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हम बात करते हैं मेनार्की, मेनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है ना? तो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे, मेनार्क मीन्स होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। आपको पता है जैसे प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होती है, तो प्यूबर्टी मीन्स अप्रॉक्स 12-13 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना दैट इज मेनार्क। ओके, देन ये होता है 12 to 13 ईयर्स में। मेनोपॉज का मीन्स होता है आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो स्टॉप हो जाता है, दैट इज मेनोपॉज। स्टार्टिंग को बोलेंगे हम मेनार्क और स्टॉप को बोलेंगे हम मेनोपॉज। देन ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन को आपको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? अब अपन स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? ओके, आज तक लेट हो गई हो। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपने स्टार्ट करते हैं। देन किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना, नोटबुक में किस तरह से लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। देन ड्यूरेशन होती है 28 डेज होती है। ओके, देखिए हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है 28 डेज का। ओके, तो आपको स्टार्टिंग करना है ड्यूरेशन से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटली जो ड्यूरेशन होता है 28 डेज का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस साइकिल कंप्लीट्स इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स। ओके, 4 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन विच फर्स्ट स्टेज ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। ओके, तो ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कौन सा होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है ब्लीडिंग फेज। जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे उसी टाइम से अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी होती है तो पार्चुलेशन कब होगा, प्रेगनेंसी कब कंप्लीट होगी। तो ब्लीडिंग डे का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन से क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है। तो देखिए ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है ड्यूरेशन। ओके, तो ड्यूरेशन होता है 28 डेज में से 3 to 4 डेज। ओके, हाँ, तो ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन। 28 डेज में से कौन कितने ड्यूरेशन के लिए स्पेंड करता है, तो 3rd to 5th डेज तक ब्लीडिंग फेज होती है। मतलब किसी में 3 दिन की होगी, किसी में 4 दिन की होगी, किसी में 5 दिन की होती है। तो ये क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होती है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इस फेज में प्रोजेस्टेरोन की लैकिंग होती है। प्रोजेस्टेरोन की लैकिंग होने से क्या होगा, उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस लाइक एंडोमेट्रियम, डैमेज टिश्यू, म्यूकस, ब्लड, ये टोटल एंड कॉर्पस एल्बिकन्स ये क्या करती है, वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर एग्जिट होती है, रिलीज होती है। और ये जो एग्जिट है, रिलीज होना है, ये 3 से लेकर 3 to 5 डेज तक चलता है, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ओके, तो ब्लीडिंग फेज में क्या क्या रिलीज होता है बॉडी से बाहर, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यूट्रस की जो इनर वॉल होती है लाइक एंडोमेट्रियम कंप्लीट ब्रेक होगी, तो उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, स्पॉन्जी जो लेयर होगी वो ब्रेक होगी, वो टोटल बाहर रिलीज होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब कोई चीज़ ब्रेक होगी तो उसके साथ में ब्लड भी निकलेगा, प्लस डैमेज टिश्यू बाहर निकलेंगे, प्लस म्यूकस एंड कॉर्पस एल्बिकन्स
इन टोटल को बाहर निकलने में जो टाइम लगता है वो है 3 to 5 डेज, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ब्लीडिंग के लिए कि सब उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लैकिंग होती है, कम हो जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग फेज है वो स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ब्लीडिंग फेज हो गया, जिसका ड्यूरेशन हो गया 3 to 5 डेज। क्या क्या एग्जिट होता है आपको बता दिया, एंडोमेट्रियम, डैमेज टिश्यू, अनफर्टिलाइज्ड ओवा, ओके। इसके अलावा कॉर्पस एल्बिकन्स एंड म्यूकस एक्सेट्रा, ये बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। क्लियर। जैसे ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हुई, 5th डे कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, आता है सेकंड फेज है इसकी। सेकंड फेज है नंबर 2, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज, ओके। प्रोलिफरेशन फेज, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है कितना, 6th to 13th डेज। तो 28 डेज में 6th से 13th डेज के बीच का जो पीरियड होता है, फेज होता है। हाँ, गुंजन सही पूछा है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग फेज आती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा बैक साइड होता है, तो बैक साइड में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि जब यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो कंप्लीट ब्रेक होती है। अब जिसमें एंडोमेट्रियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, तो उसको ब्रेक होने में जोर आएगा, डैमेज होता है, ठीक है ना, थोड़ी ताकत लगती है उसको ब्रेक करने में। तो उसमें बाउंड जो बॉन्ड जो बनते हैं, घाव बनते हैं, वो काफ़ी डीप बनते हैं। तो जब चीज़ ब्रेक होगी बॉडी के अंदर से, तो उससे क्या होता है, पेन क्रिएट होता है। पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि बॉडी के इनर मेम्ब्रेन जो होती है यूट्रस की, वो ब्रेक होती है, और जिसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर बनेगी, उसमें पेन का जो अमाउंट होता है, पेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज एंडोमेट्रियम का ब्रेकिंग होना, ठीक है ना। तो किसी में दर्द कम होता है, किसी में पेन कम होता है, तो किसी में पेन ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है एंडोमेट्रियम कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। जितने ज़्यादा एंडोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ब्लीडिंग फेज में दर्द उतना ही ज़्यादा होता है, और ये होता है बैक साइड में होता है, क्योंकि ओवरी जो होता है, यूट्रस वगैरह जो होता है, वो अपने बैक साइड में होता है, तो वहाँ पर ये पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके गुंजन। देन प्रोलिफरेशन में आ जाइए। प्रोलिफरेशन का फेज हो गया 6th to 13th डेज हो गया। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हुआ, होते ही फर्स्ट पॉइंट हो गया साहब, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा ना, एस्ट्रोजन हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा कि जितनी भी इनर मेम्ब्रेन यूट्रस की ब्रेक हुई थी, वो वापस से क्या होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी। जितने बॉन्ड बने थे उसमें, जितने घाव बने थे, जितने जो पार्ट डैमेज हुआ था, उस डैमेज पार्ट का रिकंस्ट्रक्शन होगा इस पार्ट में। फर्स्ट पॉइंट, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ यूट्रस वॉल, फर्स्ट। सेकंड, अब जो वॉल रिकंस्ट्रक्ट हुई है, उसमें एंडोमेट्रियम बन रहे हैं, उस एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगी। कौन करेगा, एस्ट्रोजन। समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज, हाँ गुंजन सही कह रहे हो कि हर 28 दिन में, 28 डेज में यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगी। ये प्रोसेस हर बार होगा, हर 28 डेज के बाद होगा, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है। थर्ड पॉइंट,
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो अगर आपको ओवरी की इनर स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, उसमें आपने पढ़ा भी था कि प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, एट लास्ट जाके क्या होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है। क्यों? क्योंकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो उसका मतलब हो गया उसमें ओवा बन गया। ओवा मीन्स सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक जैसे 13th डेज तक पहुँचेगा ना, तब तक उसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। मीन्स इसमें ओवा है वो डेवलप हो चुका है। ओवा मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। प्रोलिफरेशन फेज में फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है किसका, ड्यूरेशन का, कितने दिन होता है, 6 to 13th डे। क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट रिकंस्ट्रक्शन होगा किसका, यूट्रस की इनर वॉल का। सेकंड पॉइंट जो इनर मेम्ब्रेन जो बन रही है किसकी, एंडोमेट्रियम की, उसमें थिकनेस होगी ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल आल्सो कंटेन्स सेकेंडरी oocyte। ठीक है ना? तो इतने थर्ड पॉइंट आपको किसमें लर्न करने हैं, प्रोलिफरेशन फेज में। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है इसका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज का मीन्स हो गया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन केवल 1 डे की होती है, एक ही दिन की होती है, दैट इज 14 डेज। एक सिंगल डे की होती है ओव्यूलेटरी फेज। तो क्या होगा, जैसे जब 14th डे स्टार्ट होगा, वो कभी भी हो सकता है। तो 14th डे कंप्लीट स्टार्ट हुआ, उस समय क्या होगा, इसमें LH हार्मोन का अमाउंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे जिस दिन स्टार्ट होंगे, उसकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट सबसे ज़्यादा हाई होगा, और इस अमाउंट को, हाई होने के अमाउंट को बोलते हैं LH सर्ज। नोट्स में लिखा हुआ, ध्यान रखना। LH सर्ज का मीन्स होता है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट 14th डेज, विच इज कॉल्ड LH सर्ज। देन LH क्या करेगा कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने में हेल्प करता है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होगी, उसके बाद वो रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद में उससे ओवा रिलीज होगा। तो द रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में जो हेल्प करता है, कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तभी तो ओवा निकलेगा। तो रिलीजिंग होने को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, और इसके लिए हेल्प कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो क्या करेगा, एक तो ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, सेकंड यहाँ पे उसकी जो थिकनेस होगी उसको भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। पहले तो ड्यूरेशन लिखनी है कौन सी, 14th डेज की, सिंगल डे की होती है। देन सेकंड में क्या होगा, इस डे में क्या होगा, एट 14th डेज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन increase their amount, which is called LH surge. Then this hormone help in the rupturing of mature graphic follicle. Then this graphic follicle release secondary oocyte, which is called ovulation.
ओके। देन ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है LH हार्मोन, और ध्यान रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया? ओके। देन लास्ट है इसका फोर्थ पॉइंट है इसका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो फर्स्ट इसका क्या करेंगे आप? बेटा राहुल जल्दी आया करो। हाँ, ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन होती है 15 to 20th डेज। 15 to 20th डेज, ये क्या होती है? ड्यूरेशन। देन क्या क्या होगा इसमें? फर्स्ट पॉइंट आपने देखा है सिर्फ ओव्यूलेटरी फेज में किसका फॉर्मेशन हुआ था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। एंड ओव्यूलेशन हो चुका है, तो ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है? आपको पता है कि ओव्यूलेशन में जब होता है तो रिमेनिंग पार्ट अंदर ओवरी में रह जाता है। कौन सा? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, विच इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रखना है यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट basically progesterone and estrogen hormone, ओके। मेनली जो इसके थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट होगा दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट में इसको एस्ट्रोजन को भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं हम। तो प्रोजेस्टेरोन का बेसिकली दो रोल होते हैं यहाँ पे। क्या? फर्स्ट तो ये रहेगा कि एंडोमेट्रियम जो लेयर है किसकी? इनर वॉल ऑफ यूट्रस, उसकी थिकनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये इम्प्लांटेशन को भी प्रमोट करता है। आपको बताया था ना कि इम्प्लांटेशन होता है मीन्स ब्लास्टोसिस स्टेज का किसमें एम्बेडेड होना? यूट्रस की इनर वॉल में एम्बेडेड होना, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को प्रमोट करता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। और आपने ये भी देखा होगा कि गेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ का होता है। तो 9 मंथ का मतलब ये हो गया कि 9 मंथ तक एम्ब्रियो जो होगा, फिटस जो होगा, यूट्रस की वॉल से चिपका रहेगा, अटैच रहेगा। और उस अटैचमेंट में जो रोल होता है बेसिकली किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? एक तो इनर वॉल की थिकनेस को इंक्रीज करेगा यूट्रस की, सेकंड इम्प्लांटेशन को प्रमोट करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आता है नॉट आता है। कौन सा? एक तो है इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में पॉज हो जाता है, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है ना? तो गेस्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से फेज में होता है? तो ध्यान रखना पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में होता है। सपोज दैट अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन क्या होगा? 25th डेज तक उसमें क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और सपोज दैट 25th डेज तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन क्या होगा? 26, 27, 28 मतलब 3 डेज में, 25th के बाद में 6, 27,
8th डेज। ये 3 दिन में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने के लिए टोटल 3 डेज लगते हैं। और जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली कन्वर्ट होगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में, तो देन फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा। और जिस दिन लेवल इसका डाउन हो गया उस दिन उसकी क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रीडिंग फेज का स्टार्ट होना है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ उसको। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ड्यूरेशन होगी 15 to 28th डेज। क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। Then this gland secrete large amount of progesterone hormone and small amount of estrogen hormone. Then these hormone responsible for the thickness of inner wall of uterus and implantation. If fertilization occurs, then menstrual cycle pause in this phase, means post ovulatory phase. If fertilization process not occur, then corpus luteum convert into corpus albicans, which is take 3 days. After the formation of corpus albicans, the amount of progesterone hormone become down. Okay, then ब्रीडिंग फेज क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको बता दिया, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन साथ साथ में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक बार मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज का ड्यूरेशन होता है, जिसको हमने क्या किया, 4 फेजेज में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है ब्रीडिंग फेज, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 to 5 डेज तक का होता है। क्या क्या रिलीज होता है मैंने आपको बता दिया। अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, डैमेज टिश्यू है, ब्लड है, म्यूकस है, एंडोमेट्रियम के टिश्यू हो गए, ये टोटल क्या होता है, वेजाइना होल के थ्रू क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं, रिलीज होते हैं बॉडी से बाहर, दैट इज ब्लीडिंग फेज। सेकंड है प्रोलिफरेशन फेज। तो प्रोलिफरेशन फेज का मीन्स हो गया यहाँ पे कौन सा, इसका ड्यूरेशन हो गया पहले कितना, 6 to 13th डेज। क्या क्या होगा, एक तो रिकंस्ट्रक्शन किसका, इनर वॉल ऑफ यूट्रस, उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। देन यूट्रस की इनर वॉल का थिकनेस में इंक्रीज होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड एज हो जाती है ओव्यूलेटरी फेज। इसका जो ड्यूरेशन होता है 14 डेज होते हैं। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कॉर्पस इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बेसिक रोल होता है, क्योंकि मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल को रप्चर करने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक स्पेशल रोल प्ले करता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और चीज़ होती है, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इस अमाउंट को कहते हैं हम एलएस सर्ज कहते हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 15 to 28 डेज। तो इसमें क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होगा ना, क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम किसको सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। देन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसी फेज में क्या होती है, पॉज हो जाती है। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाए किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में, जिसमें 3 डेज लेता है टोटल। और 3 डेज के बाद में क्या होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज को दोबारा से रिपीट करो, तो मैंने आपको बताया था ना, ओव्यूलेटरी फेज का एक ड्यूरेशन क्या होता है, 14th डेज होता है। तो जैसे ही 14th डेज स्टार्ट होगा, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है।
अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, देन क्या होगा उससे, मैच्योर जो ग्रैफिन फॉलिकल होती है वो ब्रेक हो जाती है। आपको मैंने डायग्राम बनाया था इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, उसमें बता रखा मैंने टोटल आपको, ठीक है ना। तो LH हार्मोन ब्रेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में अब मैं आपको व्हाट इज एम्पुलरी, क्या लिखा है, हाँ ये हर्षवर्धन ने एक और चीज़ पूछी है, क्या पूछा इसने, व्हाट इज एम्पुलरी